स्टूडेंट्स, हमने कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल के काफ़ी न्यूमेरिकल करे और उसी पर बेस्ड हमारा ये एक न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट ऑफ एरिया A and distance D with each other? We have the 4 plates, plate 1, plate 2, प्लेट 3 एंड प्लेट 4। सभी प्लेट का जो एरिया है वो A है और सभी प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन D। ओके, तो हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। तो बोर्ड में कई बार ये इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है, कंपटीशन में भी आता है। तो समझिए, हमारे पास दो टर्मिनल है, टर्मिनल P और टर्मिनल Q। तो आप क्या काम कीजिए, P को या तो प्लस दे दीजिए या माइनस, जो आपकी चॉइस हो। मान लीजिए मैं इसको प्लस बोल देता हूँ, तो Q क्या हो जाएगा? माइनस। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप Q को प्लस कर दीजिए और P को माइनस। तो लेट्स सी, अब देखिए P का कनेक्शन किससे है? प्लेट 1 और प्लेट 4 से। तो अगर P प्लस है तो 1 पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और 4 पर भी क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ऐसे ही Q किससे कनेक्ट है? प्लेट 2 और प्लेट 3 से। तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और 3 पर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब किसी भी कैपेसिटर को बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? 2 कंडक्टर और एक पर जितना प्लस दूसरे पर उतना ही माइनस। तो अगर आप देखेंगे प्लेट 1 और प्लेट 2 को देखिए, A पर प्लस 2 पे माइनस, तो यानी ये एक कैपेसिटर की तरह वर्क कर सकता है। प्लेट 3 और 4 को देखिए, 4 पे प्लस 3 पे माइनस, तो यानी ये भी एक कैपेसिटर की तरह वर्क कर सकता है। लेकिन 2 और 3 को देखिए, दोनों पे ही क्या है? माइनस, तो ये कोई कैपेसिटर नहीं होगा। तो यहां अगर देखें तो हमारे पास दो ही कैपेसिटर बने, C1 और C2। तो क्या ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों कैपेसिटर ठीक है? ओके, तो पहली बात तो हमें ये क्लियर करना है कि हमारे पास कैपेसिटर बने कितने हैं। अब ये जो दोनों कैपेसिटर हैं C1 और C2, क्या ये सीरीज में है या क्या ये पैरेलल है? तो जरा ध्यान दीजिए, ये है मेरा C1 और ये है मेरा C2। C1 C2, C1 की एक प्लेट पे प्लस और C2 की एक प्लेट पे प्लस और एक पे माइनस। यहां मैंने ले लिया टर्मिनल P और ये मैंने लिया है टर्मिनल Q। तो देखिए P का कनेक्शन किससे है? प्लस C1 की प्लस से और C2 की प्लस प्लेट से। तो देखिए ये मैंने कनेक्शन कर दिया। ऐसी Q का कनेक्शन किससे है? C1 की निगेटिव से, C1 की निगेटिव और C2 की निगेटिव। देख लीजिए, तो ये दोनों आपको कैसे नजर आ रहे हैं? दे आर पैरेलल। C1 एंड C2 आर पैरेलल। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें वैसे मैं आपको बता दूं हमेशा कैपेसिटर पैरेलल ही मिलेंगे, लेकिन ये तो आपको समझाने के लिए। तो C1 C2 क्या है? पैरेलल। तो टोटल कैपेसिटेंस जो आपका आएगा, जो आपसे पूछा गया है, C1 प्लस C2। पैरेलल के केस में क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ओके, अब C1 C2 की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस कितना दिया हुआ था दोनों प्लेटों के बीच? D, और प्लेटों का एरिया क्या था? A। तो आपको मालूम है C का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो C1 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D।
C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वाई? क्योंकि हर कैपेसिटर के लिए एरिया और डिस्टेंस क्या है, सेम। तो दिस विल बिकम 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। We have one more numerical in the similar way। अगर 4 plates का अरेंजमेंट इस तरह से हो, then how we will find the total capacitance। तो हम P को प्लस ले लेते हैं और Q को माइनस ले लेते हैं। ये प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3 और ये है प्लेट 4। तो P को हमने प्लस टर्मिनल दिया है, तो यहाँ पर 1 पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज, और 3 पर भी क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Q को आपने निगेटिव दिया है, तो 2 पर निगेटिव और 4 पर भी क्या जाएगा, निगेटिव। तो अगर हम देखें 1 पर प्लस है, 2 पर माइनस है, तो ये एक कैपेसिटेंस बन सकता है। 2 पर माइनस, 3 पे प्लस, तो ये भी एक कैपेसिटेंस बन सकता है। और 3 पे प्लस और 4 पे माइनस, तो ये भी एक कैपेसिटेंस बन सकता है। क्योंकि कैपेसिटर बनने के लिए एक पे प्लस और एक पे माइनस होना जरूरी है। तो इसको हम C1, C2 और C3 बोल देते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल क्यों होंगे, ये मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बता दिया था। तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन A अपॉन D। ये होता है C का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस। तो चूंकि सभी के एरिया बराबर है और सभी के लिए डिस्टेंस सेम है, तो C1 का फॉर्मूला भी क्या आएगा, एप्सिलॉन A अपॉन D, एप्सिलॉन A अपॉन D, एप्सिलॉन A अपॉन D। So the required answer is 3 epsilon A upon D। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में और कंपटीशन में आ जाते हैं। You must be aware about such kind of numerical। We have NCERT example 2.9। A network of 4 capacitor 10 microfarad are connected to a 500 volt supply। Determine the total capacitance of the network and the charge on each capacitor। दो चीज हमसे पूछी गई है। सबसे पहले तो जो हमें नेटवर्क दिया गया है, हमसे टोटल कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो टर्मिनल A और टर्मिनल B, जो टर्मिनल A और B है, अगर आप इसको देखें तो A और B के बीच में क्या है, बैटरी। A और B के बीच में क्या है, C4, और A और B के बीच में क्या है, C1, C2, C3 सीरीज फॉर्म में। समझ आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, C1, C2, C3 all 3 are in series with respect to AB। C1, C2 and C3 are in series with respect to terminal A and B। A और B के रिस्पेक्ट में ये तीनों क्या हैं, सीरीज में हैं। तो इनका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो मैं मान लेता हूं C डैश। Let C dash be the C1, C2 and C3। C1, C2, C3 सीरीज में है, किसके रिस्पेक्ट में, टर्मिनल A और B के रिस्पेक्ट में। और मैंने मान लिया कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, C डैश। तो C डैश कैसे निकलेगा, 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके।
तो 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 3/10, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है 10। तो 1/c डैश इज इक्वल टू 3/10, तो c डैश कितना हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैरेड, क्योंकि सब की यूनिट क्या है माइक्रोफैरेड। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ नो। अभी फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ है, अभी तो केवल इन तीनों का रिजल्ट निकलना है। अभी C4 क्या है बचा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके पहले C डैश तक कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब C1, C2 और C3 ये किसके बराबर है C डैश के बराबर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि C1, C2, C3 ना लेके मैं अकेला एक कैपेसिटर क्या ले लूं C डैश ले लेता हूं। इसके बीच में A और B के बीच में, तो C1, C2, C3 का आंसर क्या है C डैश। तो बजाय मैं 3 कैपेसिटर ना लगा के मैं तो C डैश लगा लेता हूं, वही बात पड़ेगी। अब बताइए A और B के रिस्पेक्ट में C डैश और C4 क्या दिखाई दे रहे हैं पैरेलल। C डैश and C4 are parallel to each other with respect to terminal A and B. Let C डैश और C4 क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, किसके रिस्पेक्ट में टर्मिनल A और B के रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए इन दोनों का जो आंसर है वो C आएगा। तो C किसके बराबर होगा C डैश प्लस C4 इज इक्वल टू, C डैश की वैल्यू कितनी है 10/3, C4 की वैल्यू 10, तो C इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोफैरेड। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो ये हमने टोटल कैपेसिटेंस पूरे नेटवर्क का निकाल लिया है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा पूरे नेटवर्क का टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ओके, अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट। हमें सभी कैपेसिटर पे क्या निकालना है चार्ज। So we are going to do this. Now we are going to do the second part of this question. आप सभी को मालूम है Q is equal to CV, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैं लगाने वाला हूं बैटरी के लिए, यानी टोटल चार्ज बैटरी का, कैपेसिटेंस बैटरी का, और वोल्टेज भी क्या बैटरी का। यानी Q इज इक्वल टू सी भी मैंने किसके लिए अप्लाई कर दिया बैटरी के लिए। तो चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ बैटरी, इसका क्या मतलब है पूरे नेटवर्क का जो चार्ज होता है, वो पूरे नेटवर्क का जो कैपेसिटेंस होता है वही बैटरी का कैपेसिटेंस कहलाता है। यानी बैटरी का कैपेसिटेंस वही होगा जो नेटवर्क का कैपेसिटेंस होगा। ये समझ लीजिए, जो पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस होता है वही बैटरी का कैपेसिटेंस होता है। तो चार्ज ऑफ बैटरी, अभी ये क्या निकला था 40/3 माइक्रो, और इसकी वोल्टेज कितनी है 500। तो ये हमारा आ जाएगा चार्ज ऑफ बैटरी, इसकी यहां मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 20
1000/3 माइक्रोकूलम। पूरी बैटरी का चार्ज ये है। इसका मतलब बैटरी से जो चार्ज चलेगा वो ये चार्ज चलेगा, ठीक है। बैटरी से कितना चार्ज चलेगा, ये चार्ज चलेगा। और जब बैटरी से ये चार्ज चला तो ये चलता हुआ कहां पहुंचेगा, ए पर पहुंचेगा। और जब ये चार्ज ए पर पहुंचेगा तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको दो रास्ते मिलेंगे। थोड़ा चार्ज इधर चला जाएगा और थोड़ा सा चार्ज आगे बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए जब Q है ये इधर किस में बढ़ गया, मान लीजिए इधर चला जाता है Q1, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा Q माइनस Q1। मान लीजिए 10 कूलम चला, 2 इधर गया तो इधर क्या हो गया 8। तो क्या ये कंसेप्ट समझ आ गया? ओके। तो अगर एक बार मुझे Q1 पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि C1, C2 और C3 में कितना चार्ज गया, क्योंकि C1, C2, C3 क्या है, पैरेलल। और आपको मालूम है पैरेलल में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें कितना चार्ज जाएगा Q माइनस Q1, इसमें कितना चार्ज होगा Q माइनस Q1, और इसमें कितना चार्ज होगा Q माइनस Q1। यही चार्ज यहां जाएगा, यही यहां, यही। तो एक बार बस मेरे को Q1 पता चल जाए तो बाकी तो मैं निकाल लूंगा। तो देखते हैं Q1 कैसे निकालते हैं। Q इज इक्वल टू CD, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं अप्लाई करने जा रहा हूं किसके लिए, C4 के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं। तो बताइए C4 के लिए चार्ज कितना है, Q1। हमने कहा Q चार्ज A पर आया, जिसमें से Q1 किधर चला गया, C4 के पास। C4 के लिए ये कितना हो जाएगा, C4 के लिए कैपेसिटेंस क्या है, C4। और C4 के लिए पोटेंशियल क्या होगा, देखिए C4 किसके बीच में, A और B के बीच में, और बैटरी भी किसके बीच में, A और B के बीच में। तो यानी C4 और बैटरी आपस में क्या होगा, पैरेलल। और आपको क्या मालूम है पैरेलल के केस में क्या सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है। सीरीज में चार्ज सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज। तो चूंकि C4 किसके बीच में, A और B टर्मिनल के बीच में, और बैटरी भी A और B के बीच में, तो यानी ये दोनों क्या हुआ है, पैरेलल। तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, यानी C4 के लिए वही पोटेंशियल होगा जो बैटरी का होगा। चलिए Q1 इज इक्वल टू C4 की वैल्यू कितनी है, सभी कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 10, C4 की वैल्यू 10 माइक्रो, बैटरी को वोल्टेज 500, मल्टीप्लाई किया तो 5000 माइक्रो कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन C4, चार्ज ऑन C4। तो C4 का चार्ज हमने निकाल लिया। अब C1, C2, C3 पे कितना चार्ज होगा, सभी पर Q माइनस Q1। चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C3 इज इक्वल टू Q माइनस Q1। तो Q की वैल्यू आपकी क्या निकली थी, 20,000/3 माइक्रोकूलम, माइनस Q1। टोटल चार्ज कितना था 20,000/3 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू क्या निकली 5000 माइक्रोकूलम। सॉल्व करेंगे 3 यहां जाएगा तो 15, 20 में से 15 गया तो 5000 माइक्रोकूलम अपॉन 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बाकी तीनों पर जो चार्ज होगा वो ये होगा। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसको देखें और फिर इसको बार बार रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बोर्ड में सीधा 3 मार्क्स में कई बार आता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो इसको देखिए ध्यान से।
किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है और होती है तो कितनी होती है। समझिए, हमारे पास ये कैपेसिटर की दो प्लेटें, एक बैटरी की प्लस, अभी की है ऑफ कंडीशन में, तो इस पर भी चार्ज जीरो और इस पर भी चार्ज जीरो। जैसे ही मैं की को क्या करूंगा, ऑन करूंगा, तो बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है उसका काम क्या, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। तो वो इस प्लेट ए और प्लेट बी, जैसे की को ऑन करूंगा तो बैटरी का प्लस टर्मिनल ए में से एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर क्या जाएगा, एक प्लस, और उसी वक्त निगेटिव टर्मिनल अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा जो बी के पास जाएगा, तो बी पर क्या जाएगा, एक माइनस। और जैसे इस पर एक प्लस और एक माइनस आया, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक लाइन जनरेट हो जाएगी। अब बैटरी का प्लस एक और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ए से, और निगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा, तो फिर इस पर एक प्लस और एक माइनस, अब इस पर एक और इलेक्ट्रिक लाइन आ जाएगी। तो यानी बैटरी का प्लस टर्मिनल जितने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, माइनस टर्मिनल उतने ही इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, और दोनों पर उतने ही प्लस और माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जितना प्लस और माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में बन जाएगा। तो देखिए, जितना ज्यादा चार्ज, अब बैटरी का काम क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस बैटरी, तो आप कहेंगे टू चार्ज द प्लेट। और मैं कहता हूं जितना इस बैटरी पर कितना चार्ज, ये कैपेसिटर की प्लेटों पर कितना चार्ज आएगा, जितना ज्यादा बैटरी वर्क करेगी। ये बात समझिए, यानी बैटरी का वर्क क्या है, इन पर चार्ज प्रोड्यूस करना। तो बैटरी ने अगर कम चार्ज प्रोड्यूस किया तो कम वर्क, ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस किया तो ज्यादा वर्क, और जितना ज्यादा चार्ज उतना ही इनके बीच में क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं वर्क ऑफ बैटरी टू प्रोड्यूस द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट। बैटरी का काम है दोनों प्लेटों पर चार्ज प्रोड्यूस करना। हाइयर द चार्ज ऑन प्लेट, हाइयर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट। और दोनों पर जितना ज्यादा चार्ज आएगा, दोनों प्लेटों के बीच में उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर बैटरी जितना काम करती है, वही काम इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। और किस फॉर्म में, ये कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। वेरी सिंपल, बैटरी जितना काम करेगी उतना ही ज्यादा प्लेटों पे चार्ज, और जितना चार्ज उतना ही प्लेटों के बीच में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बैटरी का वर्क प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नाउ अब हम इस एनर्जी की क्या डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। लेट्स सी, वी हैव, आपके पास एक फॉर्मूला होगा, V इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू QV। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से हम इसका ये भी तो कह सकते हैं dW इज इक्वल टू Q इंटू dV। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जितना ज्यादा बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा वर्क होगा। मान लीजिए किसी आदमी में कम ताकत है तो वो क्या करेगा, कम काम करेगा, और किसी आदमी में ज्यादा ताकत है तो वो उतना ही ज्यादा वर्क करेगा। बैटरी की ताकत को कौन रिप्रेजेंट करता है, इसका पोटेंशियल। बैटरी का पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट तो 1 प्लस 1 माइनस, एक ही इलेक्ट्रिक लाइन आएगी। बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट
तो 5 प्लस 5 माइनस 5 इलेक्ट्रिक लाइन आएगी। समझ में बात आ गया? यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा वर्क। तो क्या ये बात समझा भाई? ओके, दोनों तरफ हम क्या अप्लाई कर देते हैं? इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि सर आपने वर्क और पोटेंशियल को डिफरेंशियल या इंटीग्रल की फॉर्म में क्यों लिया? तो ये आप फिजिक्स में जानते हैं कि जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है, धीरे धीरे बढ़ती है घटती है, तो उसका हम इंटीग्रल फॉर्म लेते हैं। आप देखेंगे जैसे आप की को क्या करेंगे? ऑन करेंगे, तो बैटरी एकदम से पूरा चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, 1 बाय 1, 1 2 3 इस तरह से चार्ज धीरे धीरे प्रोड्यूस होता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लाइन जनरेट होती है, यानी एनर्जी धीरे धीरे स्टोर होती है, एकदम सडन नहीं होती। तो इसलिए हमने क्या लिया? इंटीग्रल फॉर्म। ये बात समझोगे? ओके, इंटीग्रल डी डब्ल्यू क्यू का आपके पास एक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू CV, ये आप जानते हैं। तो मैं इसको Q की जगह क्या लिख लेता हूं? CV। हमने Q की वैल्यू क्या ले ली? CV पुट कर दी। ओके, इंटीग्रल डी डब्ल्यू, C कहां जाएगा? बाहर, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, V इंटू डी। मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके यहां तक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। डी डब्ल्यू सी वी डी डब्ल्यू। ओके, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? डब्ल्यू सी एज इट इज। तो v का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रल आपको आता है। ओके, कैपेसिटर की एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल U से। तो सिंस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू वर्क डन बाय कैपेसिटर, वर्क डन बाय कैपेसिटर। ओके, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर U इज इक्वल टू वर्क डन बाय कैपेसिटर, U इज इक्वल टू वर्क कितना है हमारा? हाफ CV स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। लेकिन ये केवल एक ही फॉर्मूला आया है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के दो फॉर्मूले और होते हैं, वो भी हम ड्राइव करेंगे। तो लेट्स सी, मैं इसमें क्या करूंगा? या तो C की वैल्यू या Q की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, Q इज इक्वल टू CV, तो यहां से C कितना हो जाएगा? Q अपॉन V। तो पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन A। हम इस C की वैल्यू इक्वेशन A में क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा? U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन V, V स्क्वायर। U इज इक्वल टू हाफ, एक V से V क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचा? QV। तो ये आ गया सेकंड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है कैपेसिटेंस और वोल्टेज की फॉर्म में, चार्ज और वोल्टेज की फॉर्म में। एक फॉर्मूला हम और ड्राइव करेंगे चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में। तो हम या तो यहाँ पे V की वैल्यू रख दें या इसमें V की वैल्यू रख देते हैं, इसी में V की वैल्यू रख देते हैं। यानी इसको हम थोड़ा सा, एक हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर। ओके, ये रफ लिख लेते हैं। तो हम इसमें Q इज इक्वल टू CV, यानी V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन B, V गेट। तो जरा देखेंगे, U इज इक्वल टू हाफ Q, V की वैल्यू रख दीजिए, Q अपॉन C। तो U क्या आ जाएगा? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, यानी Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है
किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके तीन फॉर्मूले, फॉर्मूला ए, फॉर्मूला बी, फॉर्मूला सी। इन term of capacitance and voltage, in term of charge and voltage, in term of charge and capacitance. So according to the requirement of numerical we can use any one of the formula, और इसके ऊपर काफी अच्छे numerical भी आते हैं। तो this is the energy stored in capacitor. So the equation A, equation B and equation C, these three equations represent the energy stored in the capacitor by the battery. अब एक खास बात जो हमें डिस्कस करनी है, इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। U is equal to QV by 2, equation number B. So these three equations represent the energy stored in capacitor. और ये एनर्जी कहाँ से आया है? बैटरी ने जितना वर्क किया है। ओके, अब एक जरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अगर हम आपसे ये कहें वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो यहां से W क्या आ जाएगा? QV। ओके, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू QV, इक्वेशन नंबर 1। ये जो बैटरी है कितना काम करेगी? QV, Q इसने कितना चार्ज सप्लाई करा प्लेट्स को, और V इसका वोल्टेज। चलिए अब हम जरा एक चीज देखते हैं, बैटरी ने कितना वर्क किया? QV, लेकिन एनर्जी गेन बाय, या हम ये कहें एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो वो कितनी है? जरा आप कहेंगे तीन फॉर्मूले हम कौन सा ले? Q और V वाला ही ले लो। तो Q और V की टर्म में क्या है? QV अपॉन 2। तो जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, बैटरी ने कितना काम किया? QV, और कैपेसिटर को कितनी एनर्जी मिली? QV बाई 2। यानी बैटरी, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि बैटरी का जो वर्क है वो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। हमेशा बैटरी जितना भी काम करेगी उसका हाफ ही एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है, बाकी हीट की फॉर्म में क्या हो जाता है? लॉस्ट होता है। तो देखिए जरा, बाय इक्वेशन 1 and 2 we can say that only half of capacitor, by equation 1 and 2 we can say that only half of the work done by capacitor stored as only half of the work done by battery store as energy in capacitor. Very important concept. अगर आपसे ये कोई कहे, मान लीजिए 1 मार्क्स में, कि the work done by battery is 10 joule, how much is the energy stored in capacitor? 5 joule. Direct, without wasting of time. Clear? या उल्टा कर दे कि if the energy stored in a capacitor is 2 joule, how much is the work done by battery? 4 joule. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। ओके, we have a very important numerical. A parallel plate capacitor is charged by a battery of potential V. The capacitor is disconnected by the source. If the distance between the plates is double, how the following will change?
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। सीबीएसई 2001, 2011 एंड 2016। तो देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो हमसे क्या बोला गया है, we have a parallel plate capacitor और इसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी जिसकी वोल्टेज है V, ये है T। तो जब तक कि ऑफ कंडीशन में है, देयर इज नो चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मान लीजिए इस प्लेट को मैं नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B। लेकिन जैसे ही मैं की को ऑन कर देता हूं, बैटरी के प्लस टर्मिनल की वजह से इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की वजह से इस प्लेट पे उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी बैटरी दोनों प्लेटों को क्या कर देगी, चार्ज कर देगी। ओके, तो फिर हमसे क्या, मान लीजिए इस पर आ गया प्लस क्यू चार्ज और इस पर आ गया माइनस क्यू चार्ज, जितना प्लस उतना ही माइनस। ओके, फिर हमसे बोला गया है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड बाय द सोर्स। यहां सोर्स का मतलब है बैटरी, ये बैटरी क्या है, सोर्स। तो इसने कहा पहले कैपेसिटर को बैटरी से लगाया, बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और जब कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हो जाती हैं तो हम अपने सोर्स को हटा देते हैं। ये हमने सोर्स को हटा दिया। ओके, तो जब हमने अपने सोर्स को हटा दिया यानी बैटरी को हटा दिया तो कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज रह जाता है। एक बार बैटरी ने जो चार्ज दे दिया वो रहता है, आप चाहे बैटरी को हटा दीजिए। तो एक बात तो याद रखेंगे, जब जैसे ही हम अपने कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं और की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो बैटरी के प्लस और माइनस की वजह से इस पर जितना चार्ज आएगा दूसरी प्लेट पर उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा। यानी इस पे जितना प्लस दूसरी प्लेट पे उतना ही माइनस। अब जैसे ही इन दोनों के बीच यहां प्लस और यहां माइनस आया तो प्लेटों के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा, प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा चार्ज की अमाउंट पर, जितने ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमसे कहा गया है कि कैपेसिटर को हटा दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए सोर्स। तो जैसे ही हम बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, अब हम इस बैटरी को हटा देते हैं। तो एक बात याद रखना, बैटरी के हटाने के बाद प्लेटों पर चार्ज बना रहता है, वो चार्ज गायब नहीं होता। तो याद रखेंगे, आफ्टर रिमूविंग द बैटरी द चार्ज रिमेन ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो यानी the charge remain on plate, the charge remain same on plates of capacitor, यानी चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द चार्ज रिमेन सेम ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ओके, चलिए, Hence, अब ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पर, जितना चार्ज उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Hence, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नॉट चेंज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। उसने पूछा है बैटरी को हटाने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बैटरी को हटाने से चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कहां से होता है,
चार्ज से। अगर चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज नहीं बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा। ओके, चलिए बेटा वीडियो को पॉज करके ये कंसेप्ट देख लेना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क, तो इसने बोला है कि बैटरी को हटा दीजिए और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दो, डबल कर दो। तो चाहे आप डिस्टेंस को कितना भी कम ज्यादा चेंज कर दीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय चेंज ऑफ डिस्टेंस between the plates, electric field. So this is the explanation of our first part कि बैटरी को हटाया तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो यानी आप चाहे प्लेट को कम ज्यादा कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं आपको इसको एक चीज और भी समझा दूं, अगर आपको याद हो किसी भी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जरा एक एक्सप्लेनेशन और देख लीजिए। ये जो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मालूम है वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दो प्लेटों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, आपको याद होना चाहिए। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। तो ई का दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या है, क्यू एप्सिलॉन ए। कहीं भी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। तो इस फॉर्मूले में क्या नहीं आ रहा है, डी नहीं आ रहा है। तो यानी ई डज नॉट डिपेंड ऑन डी। चाहे डिस्टेंस को डबल कीजिए, हाफ कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपना आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इस कंसेप्ट से भी दे सकते हैं और चाहे आप ऐसे भी दे सकते हैं, सिंस electric field is equal to q upon epsilon a, E does not depend on D, hence when D get double, न्यूमेरिकल में प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को क्या किया है, डबल। hence when D get double, E remain अनचेंज। आप चाहें ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, इस तरह से भी फर्स्ट पार्ट का जवाब दे सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट को दो तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहे उस तरह से जवाब दें, ऐसे भी, जैसे भी आपको सही लगे। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे इस चीज को एग्री कर। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम डी को डबल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो सेकंड पार्ट, कैपेसिटी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A ओवर D। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, सिग्मा A अपॉन D। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, D के। ओके, तो अगर D क्या हो जाएगा, डबल, तो C क्या हो जाएगा, हाफ। इफ D गेट डबल, C गेट हाफ। ये तो बहुत ही इजी था, इजी वन, ठीक है। तो सेकंड क्लियर हो गया। अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड, एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैपेसिटर की एनर्जी के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। Q और V की टर्म में, Q और C की टर्म में, C और V की टर्म में। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं, है? तो कैपेसिटर की एनर्जी के तीन फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है चार्ज और वोल्टेज के बीच में, एक होता है चार्ज और कैपेसिटर के बीच में,
एक होता है वोल्टेज और कैपेसिटर के फॉर्म में। 3 फॉर्मूले होते हैं। अब चूंकि बैटरी को आपने हटा दिया है, न्यूमेरिकल में बैटरी को आपने क्या कर दिया, हटा दिया है, तो यानी V को तो लेना ही नहीं है, तो एक तो ये खत्म और एक ये वाला खत्म। यानी हम एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज और कैपेसिटर के बीच वाला। तो कैपेसिटर की एनर्जी को चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू Q²/2C। अब Q क्या है, कांस्टेंट, अभी समझाया था कि बैटरी को भले ही आप हटा दीजिए, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, C पर। तो अभी देखिए थोड़ी देर पहले कैपेसिटेंस क्या हो गया था, D। If D get double imply that C get half, अभी सेकंड में प्रूफ किया था। और अगर C हाफ हो जाएगा तो U क्या हो जाएगा, डबल, U get डबल। तो देख लीजिए, डिस्टेंस को डबल करने से कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, कैपेसिटेंस को हाफ करने से एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और आप चाहें तो इसमें यह भी कर सकते हैं, देखिए U का फॉर्मूला क्या है, U का फॉर्मूला है Q²/2C। Q², बेटा C का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, C का फॉर्मूला बताया था εA/d। ये ऊपर पहुंच जाएगा Q²D/2ε/A। तो यहां से U क्या आ रहा है, देख लीजिए, U D के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस डबल तो एनर्जी ऑल्सो डबल। तो इट डिपेंड कि आपको कितने ज्यादा रिलेशन याद है या कितने ज्यादा कंसेप्ट। कोई भी न्यूमेरिकल के करने की जो सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितने न्यूमेरिकल या फॉर्मूले याद है और कितने कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हम एक न्यूमेरिकल को केवल एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, रटना नहीं है, समझना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो देखा जाए तो एक बहुत ही इजी डेफिनेशन है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से हमने क्या लिया है, हाफ CV², जहाँ C कैपेसिटेंस है और V वोल्टेज है उस बैटरी का जो कनेक्ट है कैपेसिटर से। वॉल्यूम को हमने लिया है एरिया इंटू D। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में वोल्टेज को कन्वर्ट कर लिया है E इंटू D। प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो होगा E इज इक्वल टू V/D। वैसे भी हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो E इज इक्वल टू V/D यानी V इज इक्वल टू E इंटू D। नेक्स्ट स्टेप में हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लिया है। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू εA/d, और E.D का होल स्क्वायर ओपन हो गया है तो E² इंटू D²। नेक्स्ट स्टेप में 2AD की ऊपर D से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा U इज इक्वल टू εA D² E²/2AD²। D² से D² कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, वी गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ εE²। तो बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हार्डली इट विल बी ऑफ 1 मार्क्स। या तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी और या फिर आपसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेशन नहीं आएगा, ये तो बस आपको बताया गया है कि ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ कैसे है, लेकिन ये आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे आप चाहें तो ये डेरिवेशन याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो ज़रूर याद रखें।